नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं सेट पेपर 8। विजन एग्री अकेडमी ने अभी तक आपको 7 सेट पेपर करवा चुके हैं। आज जो है 8वां सेट पेपर आपको सॉल्व करवाने वाले। इसी तरह से आपको कुल 50 सेट पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। ये जो है आपके जो है फुल लेंथ 50 है और साथ में साथ 50 आपके टॉपिक वाइज। ठीक है, तो टॉपिक वाइज 50 सेट प्लस आपका जो है फुल लेंथ 50 टेस्ट करवाने वाले हैं। तो बढ़िया से जुड़े रहिए विजन एग्री अकेडमी के साथ। यह जो आपके सेट पेपर होंगे पूरे परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहने वाले हैं, जिसमें 65 क्वेश्चन कृषि के, आपके जो है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से व आपके 20 क्वेश्चन यूपी जीके से आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल से जो आपका एजीटीए का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं। ठीक, और इससे कोशिश ये कहेंगे कि इतने क्वेश्चन करवा दें आप लोगों को कि एक भी प्रश्न बाहर कहीं ना जाए। मतलब ये कहें एग्जाम में 65 में से 60 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाए। ठीक, तो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए कृषि प्राविधिक के लिए प्रैक्टिस सेट 8 जो है आज आपके लिए सॉल्व करवाने वाले हैं। उससे पहले जो है कुछ आपका मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, लक्ष्य हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या भैया? जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब जैसे ये सोचो कि आसानी से आपको एजीटीए मिल जाए तो नहीं मिलेगी, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ना, पूरा हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ना, और साथ में साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी बहुत सारी, है ना, और बहुत सारी बुक्स से भी पढ़ना पड़ेगा, रातों को लड़ना पड़ेगा अपने आप से, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। यही आपका संघर्ष जो होगा जो आपको सफल बनाएगा। सफल होने के लिए संघर्ष जरूरी है, और यदि आपकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है तो आप जिंदा ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान जिंदा है उसकी ज़िंदगी में संघर्ष जरूरी रहता है ना, संघर्ष जरूर होता है। बात करें उड़ान बैच की, जो कि आपका 1 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज 50+ और आपको जो है 50+ सेट पेपर मिलने वाले हैं, जिसका प्राइस ओनली है 999 रुपये। यदि आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7880497104 पर। और एक आपके जो है पैटर्न के अनुसार आपका जो है 50 टॉपिक वाइज या फिर कहें टारगेट बेस्ड सेट पेपर भी शुरू हो गया है, जिसका प्राइस है ओनली 249। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और बाकी आप 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं 7880497104 पर। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने आज के सेट पेपर को। सेट पेपर का पहला प्रश्न, ये आपका सेट पेपर नंबर 8 है। ठीक है, तो बढ़िया से सॉल्यूशन कराएंगे तो सभी लोग बढ़िया से सॉल्यूशन कर, इसको नोट भी करते जाना तो और अच्छा रहेगा, है ना। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, है ना। पहला प्रश्न है, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है 70 से 72 डिग्री सी, 80 से 82 डिग्री सी, 90 से 92 डिग्री सी या 100 से 102 डिग्री सी। ये फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है। देखो डिब्बाबंदी क्या कहलाती है, नॉर्मली कैनिंग जिसे कहते हैं। ये देखा होगा आपने कि कुछ आपके फूड प्रोडक्ट या फिर कहें कुछ आपकी फल या सब्जियां जो है डिब्बों में या फिर कहें बंद पैकेटों में आती हैं, है ना, तो आपका क्या कहलाता है, डिब्बाबंदी। अब उससे जो है आपका ये कहें वायु निष्कासन, या फिर कहें यदि उससे ये कहें कि आपको जो है डिब्बाबंदी कर रहे हैं तो उसमें हमें जो है वायु को निकालना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये वायु रहेगी अंदर तो नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो आपका फूड प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा तो फूड प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, उसकी वायु को निष्कासित करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए निर्वात की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो तापमान चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपका 80 से 82 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों? 80 से 82 डिग्री सेल्सियस। कितने के लिए? 7 से 10 मिनट के लिए। 7 से 10 मिनट के लिए 80 से 82 डिग्री तापमान पर क्या करना पड़ता है, हमें वायु निष्कासन के लिए तापक्रम की आवश्यकता होती है 80 से 82, या गर्म करना पड़ता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? ज्वार गेहूं, धान गेहूं, बाजरा गेहूं या मूंगफली गेहूं? तो देखो यहाँ पर कि नॉर्मली हमारी जो अनाज वाली फसलें होती हैं, कौन सी फसलें बच्चों? अनाज वाली फसलें, ये क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट को लेती हैं, यहाँ पर ये कहें मृदा से पोषक तत्वों का एग्जॉस्ट या फिर कहें उसको खाली करती है ना। एग्जॉस्टिव क्रॉप पढ़ा होगा आपने। अनाज वाली फसलों को एग्जॉस्टिव क्रॉप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मृदा से पोषण तत्वों को ले लेती हैं और इसको बढ़ाती नहीं है। तो यहाँ पर देखो यार, ज्वार गेहूं का फसल चक्र होगा तो ये इसमें नॉर्मली ये कहे कि आपका न्यूट्रिएंट ऐड नहीं होगा, धान गेहूं में भी ऐड नहीं होगा, बाजरा गेहूं में नहीं होगा। मूंगफली एक तरह से आपकी दलहनी फसल है। इसके जो है आपकी जो जड़ें होती है मूंगफली, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले क्या होते हैं? बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिर करने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया। बेसिकली है तो ये तिलहनी फसल मूंगफली, लेकिन ये लेग्यूमिनेसी या फिर कहें दलहनी कुल में आती है, इसलिए दलहनी भी फसल भी है। ठीक है, तो दलहनी होने के कारण यह क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। और साथ में अगर कि हमारी मूंगफली गेहूं ले रहे हैं तो नाइट्रोजन ऐड करने का कार्य कौन करेगा? आपका मूंगफली। न्यूट्रिएंट ऐड करने का या जोड़ने का कार्य कौन करेगा? मूंगफली। बाकी गेहूं क्या करता है? लेता है। तो पोषण स्तर में वृद्धि कौन से फसल चक्र से होगी? ऑप्शन डी, मूंगफली गेहूं। किससे भैया? ऑप्शन डी, यहाँ पर मूंगफली गेहूं सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है बच्चों, भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाने में नमी की सीमा हो 10% से कम, 10% अधिक, 10%, इनमें से कोई नहीं। देखो, यदि आपका जितना अनाज सूखा होगा उतना ही उसमें कीटों का नुकसान कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका गेहूं नमी पकड़ते ही क्या लगता है? घुन लग जाता है ना। तो ऐसे ही आपका अगर कि नमी अधिक होगी तो घुन आसानी से लग जाएगा या फिर कहें कीटाणु आसानी से नुकसान पहुंचा देंगे। तो हमें 10% से कम नमी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 10% से कम जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? गुड़गांव में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद या कानपुर के अंदर? ठीक, तो बताइए कहाँ पर है आपका केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला? बता दीजिए। तो जो आपका फरीदाबाद है, कहाँ पर बच्चों? फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जो है केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थित है। अगला प्रश्न, एक कीट के शरीर के 3 अंग कौन कौन से हैं? भैया यहाँ पर पूछा क्या गया है? कीट के शरीर के 3 अंग, सिर, वक्ष, पेट। सिर, पैर और वक्ष, सिर, वक्ष और पंख, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक तो आपका हेड होता है, ठीक, एक आपका थोरैक्स या वक्ष होता है, एक आपका जो है पेट होता है, एब्डोमेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होता है, सिर, वक्ष और पेट। एक इसके पार्ट होते हैं बच्चों, आपके कीट के शरीर के अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है बच्चों, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? या फिर कहें किस ऑर्डर में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? लेपिडोप्टेरा में, होमोप्टेरा में, हाइमेनोप्टेरा में, कोलियोप्टेरा में? तो बताएं बच्चों, आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी, हेमेप्टेरा। हेमेप्टेरा में अपूर्ण रूप से मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या कहलाता है? आपका पहले देखो अंडा बनता है, फिर निम्फ बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है? आपका वयस्क होता है। तो यदि आपके जो है 4 चरण होते हैं, मतलब कि ये कहें कि अगर ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी तो उसमें कितने चरण होंगे? आपके 4 चरण होंगे। ठीक, इसमें आपका जो है एक चरण एग, लार्वा और प्यूपा। ठीक, एग, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। ठीक, तो यहाँ पर आपके 4 चरण होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, जिसमें आपकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। और जिनमें आपकी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उनमें 3 चरण होते हैं। कौन से? आपके एग, निम्फ व एडल्ट, 3 चरण पाए जाते हैं। ठीक, किसमें? आपके इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है,
जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है मक्का गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, उपरोक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो सभी फसल पद्धतियों में आप या चाहे मक्का गेहूं बो रहे हो, चाहे आप मूंग गेहूं बो रहे हो, चाहे धान गेहूं बो रहे हो, गेहूं बोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका जीरो टिल सीड ड्रिल। जीरो टिल सीड ड्रिल, जीरो टिल सीड ड्रिल क्या होता है? इसमें नॉर्मली एक ब्लेड टाइप इंजेक्टर होता है जो सीधा जमीन में या फिर कहें बिना जुती हुई भूमि में बीज को इंसर्ट करता है। बिना, जीरो टिल तो आपने पढ़ी होगी, जीरो टिल मतलब कि बिना जुताई किए आपने बीज को बो देना, क्या कहना है? जीरो टिल सीड ड्रिल कहलाता है, या फिर क्या जीरो टिल सीड ड्रिल द्वारा बुआई कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, धान के थ्रेसर में गहराई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है घूंटी प्रकार, छड़ प्रकार, हथौड़ा मिल प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर गहाई होगा, सॉरी, धान के थ्रेसर में गहाई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है घूंटी प्रकार का, छड़ प्रकार, हथौड़ा मिल प्रकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? बात करें सब बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर छड़ प्रकार का क्या होता है? ड्रम प्रकार होता है। कैसा होता है? छड़ प्रकार का। ठीक, छड़ प्रकार का ड्रम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, ग्रो आउट टेस्ट या ग्रो आउट परीक्षण किस लिए किया जाता है? बीजों की भौतिक शुद्धता के लिए, बीजों की अनुवांशिक शुद्धता के लिए, बीज अंकुरण प्रतिशत के लिए, बीज की सुडौलता के लिए, किसके लिए जो है ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है? आंसर कीजिए बच्चों। प्रश्न नंबर 9 है, तो जो आपका ग्रो आउट टेस्ट है बीजों की अनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है, या फिर कहें बीजों की अनुवांशिक शुद्धता का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट कहलाता है बच्चों? ग्रो आउट टेस्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सबसे महंगे बीज की श्रेणी है, सबसे महंगे बीज की श्रेणी है आधारीय बीज, प्रमाणित बीज, ट्रूथफुल लेबल सीड, या फिर कहें जनक बीज। कौन सा बीज जो है महंगा बीज होता है? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो जो आपका जनक बीज होता है ना, कौन सा भैया? नाभिकीय बीज। कौन सा? नाभिकीय बीज होता है, वो कैसा होता है? सबसे महंगा बीज होता है। अगला प्रश्न, पादप प्रजनक द्वारा विकसित किया किसी प्रजाति के बीज को कहते हैं प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, नाभिकीय बीज या आधारीय बीज। तो जो पादप प्रजनक द्वारा विकसित किया जाता है ना, तो वो कौन सा कहलाता है? आपका प्रजनक बीज। पादप प्रजनक द्वारा विकसित किया गया बीज कौन सा कहलाएगा? प्रजनक बीज कहलाता है। ठीक, अब जैसे हम इसमें जाने कि पहले कौन सा बीज आता है, तो पहले आपका नाभिकीय बीज। पहले आपका कौन सा बीज होता है? नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज से बनता है आपका प्रजनक बीज। नाभिकीय बीज से कौन सा बीज बनता है? प्रजनक बीज। और प्रजनक बीज से बनता है आधार बीज या फाउंडेशनल सीड। आधार बीज से बनता है आपका प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज बनता है। ठीक, तो ये क्रम हो जाता है आपके बीज का बनने का। तो यहाँ पर देखो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, देखो प्रश्न नंबर 12 लिखा हुआ है, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? प्रजनक बीज के लिए, प्रमाणित बीज के लिए, आधार बीज या पंजीकृत बीज के लिए? किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो वो है आपका प्रजनक बीज के लिए। प्रजनक बीज के लिए हमें एक है प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपके प्रमाणित बीज के लिए, आपका जो है आधारीय बीज के लिए, या फिर कहें आपके जो पंजीकृत बीज होते हैं इनके लिए हमें प्रमाण पत्र की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो प्रजनक बीज होते किसी संस्था की देखरेख में उत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाम से जाना जाता है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, नाभिकीय बीज या पंजीकृत बीज? एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका नाभिकीय बीज। सबसे पहले कौन सा? प्रारंभिक बीज का मतलब कौन सा? सबसे पहले नाभिकीय बीज बनता है ना, दूसरा आपका प्रजनक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कार्टिलीडन या फिर कहें कोटाइलेडन या फिर कहें बीज पत्र, क्या भैया, बीज पत्र, कोटाइलेडन या बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, उसे कहते हैं इपीजियल, हाइपोजियल, हाइपोइपीजियल, इनमें से कोई नहीं। देखो, जब आपका बीज या फिर कहें कोटाइलेडन या बीज पत्र आपके मृदा के अंदर या मिट्टी के अंदर रह जाएं तो कौन सा जर्मिनेशन होगा आपका, हाइपोजियल जर्मिनेशन। कौन सा बच्चों, हाइपोजियल। और जब आपके बीज पत्र मृदा से बाहर आकर दो पत्तियों में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन ज़्यादातर किसके अंदर होता है, आपका मूंग हो गया, ठीक, उर्द हो गया, एग्जाम्पल याद रखना, सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी, ठीक, सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, सूरजमुखी कपास हो गया, इनके अंदर कौन सा जर्मिनेशन होता है, आपका इपीजियल जर्मिनेशन होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है, धान, गेहूं, बाजरा, गेहूं, मक्का, सरसों या ज्वार, चना। सबसे अधिक जो उगाया जाने वाला फसल चक्र कौन सा है, बताइए आंसर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो जो आपका उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है वो है आपका धान गेहूं। कौन सा बच्चों, धान गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, मक्का, आलू प्लस राई या मूंग की फसल चक्र सघनता क्या होगी, 200%, 300%, 400%, 500%। फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं, फसल चक्र में फसलों की संख्या, क्या बच्चों, फसल चक्र में फसलों की संख्या, थोड़ा सा नोट कर लेना फॉर्मूला, फसलों की संख्या, ठीक है, वटे में आ जाएगा आपका फसल चक्र के वर्ष की संख्या, फसल चक्र के वर्ष की संख्या, फसल चक्रों की वर्ष की संख्या। अब यहाँ पर देखो इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है फसल चक्र सघनता का, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। यहाँ देखो मक्का एक फसल हो गई, आलू, राई, मूंग। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आलू और राई, यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह है तो एक ही मतलब फसल मानी जाएगी, एक ही फसल मतलब साथ साथ उगाई जा रही है ना, तो ये एक ही फसल मानी जाएगी। तो 1, 2, 3, यहाँ पर वैसे 4 फसलें हैं, लेकिन आपकी जो है एक आपका जो है फसल चक्र में एक सीजन में 2 फसलें बोई जा रही हैं तो वो एक ही फसल मानी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है, 3 है। फसल चक्र के वर्षों की संख्या देखो, मक्का आपका खरीफ में हो गया, आलू राई आपका रबी में हो गया, मूंग आपकी जायद में होगी। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या फसल वर्षों की संख्या कितनी है, 1 है, इंटू 100 कर देंगे तो 300% हमारा क्या आ जाएगा, फसल चक्र सघनता आ जाएगी। कितनी परसेंट आ जाएगी, 300%। ऑप्शन बी यहाँ पर 300% सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी 300%, ऑप्शन बी 300% सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह फसली खेती होनी चाहिए, मूंग के साथ, उर्द के साथ, मक्का के साथ या ज्वार के साथ, बताइए आंसर। तो देखो, उकठा के प्रभावी नियंत्रण के लिए जो आपकी अरहर की सह फसली खेती होनी चाहिए वो किसके साथ होनी चाहिए, ज्वार के साथ होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए बच्चों, ज्वार के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ज्वार की फसल में एक अम्ल होता है धूरिन, या फिर कहें न्यूक्लिक एसिड होता है, या फिर कह सकते हैं न्यूसिक अम्ल होता है। क्या होता है, न्यूसिक अम्ल, न्यूसिक अम्ल या धूरिन होता है। किसके अंदर, आपका ज्वार के अंदर धूरिन होता है, जो आपके उकठा रोग को रोकता है या उकठा रोग को बढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पर ज्वार के साथ हमें क्या, अरहर को उगाना चाहिए। थोड़ा सा पानी पी लें क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, 48 टेम्परेचर है हमारे ललितपुर का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न
प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पेक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल है अमरूद, लोकार्ट, करौंदा या जामुन। जेली बनाने के लिए आपका जो है अम्ल तथा पेक्टिन दोनों में प्रचुर जो कौन सा होता है, आपका अमरूद होता है। जेली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अमरूद का। जैम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जेली के लिए तो चलो अमरूद हो गया, जैम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जैम के लिए बनाने के लिए आपका सेब का प्रयोग किया जाता है। जैम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका सेब को। और मार्मलेड बनाने के लिए नींबू वर्गीय फल, क्या भैया, मार्मलेड बनाने के लिए नींबू वर्गीय फलों का प्रयोग किया जाता है। नींबू वर्गीय फलों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मार्मलेड बनाने के लिए, ठीक। और आपका जो है स्क्वैश बनाने के या फिर क्या है सिक्वेश बनाने के लिए, सिक्वेश एक होता है आपका, इसको लिख लीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं सिक्वेश। सिक्वेश इसके लिए नींबू का भी प्रयोग किया जाता है, सिक्वेश बनाने के लिए नींबू का भी प्रयोग होता है, आपका आम का भी प्रयोग होता है, ठीक, और संतरा का भी प्रयोग होता है किसके लिए, आपका सिक्वेश बनाने के लिए, ठीक। इनको लिख लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 लिखा हुआ है, जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं चीनी, नमक, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर कहें सोडियम बेंजोएट। किसको मिलाते हैं आपके जो है जेली को सुरक्षित रखने के लिए, तो नॉर्मली जेली को सुरक्षित रखने के लिए हम चीनी को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं बच्चों, चीनी को, ठीक। तो चीनी को जो है हम मिलाते हैं जेली को सुरक्षित रखने की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना, 1978 में, 1980 के अंदर, 1984 या 1988 में। तो जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है कब बना, आपका 1984 के अंदर। बच्चों लिख लेना, कब बना आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, 1984 में। अगला प्रश्न, अन्न भंडारण के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए, 15% से अधिक, 10% से कम, 14% से नीचे या फिर कहें 14% से ऊपर। यहाँ पर कह रहा है अन्न भंडारण की बात हो रही है। तो अन्न भंडारण मतलब क्या होता है, आपका अनाज वाली फसलें। अन्न भंडारण से मतलब क्या है बच्चों, अनाज वाली फसलें। तो हमें 14% से कम नमी की आवश्यकता, से नीचे नमी की आवश्यकता होती है किसके लिए, आपके अन्न भंडारण के लिए, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है रूस, चीन, कनाडा या भारत। कौन सा देश जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका, आपका मूंगफली का। तो बच्चों आंसर की बात करें तो वो है आपका भारत। भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है समुद्री क्षेत्रों की, पश्चिमी भारत की, उत्तरी भारत की या दक्षिणी भारत की। धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्यतः किस क्षेत्र की फसल प्रणाली है, तो बच्चों ये है आपकी उत्तरी भारत की। उत्तरी भारत ये कहें कि आपका जो पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, या आपका उत्तरी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो है धान गेहूं फसल चक्र अपनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है एकल फसली कृषि, एकमात्र फसली कृषि, बहुफसली कृषि या शुद्ध फसली कृषि। मोनोक्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पर देखो, यदि आप कंटिन्यू मतलब कि ये कहें कि आप बार बार मान के चलो एक ही फसल उगाते हो, गेहूँ बार बार आप धान उगा रहे हो, धान, क्योंकि गेहूँ आपका जो हमारी सर्दी की फसल है, धान आपका हर एक मौसम में उगाता है ना। तो यदि आप हर एक ये कहें कि बार बार आप एक ही फसल लगाते हो, वो है आपका धान। क्या बन गया, आपका कल्चर बन गया ना, एक तरह से संस्कृति बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मोनोकल्चर हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा एकल फसली कृषि। सोल क्रॉप क्या होता है, एकमात्र फसली कृषि, एक निश्चित समय में एक निश्चित जगह पर केवल एक फसल उगाना।
एकमात्र फसली कृषि क्या कहलाता है? एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर केवल एक ही फसल को लगाना आपका क्या कहलाता है? एकमात्र फसली कृषि या सोल क्रॉपिंग कहलाता है। बहुफसली कृषि, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना आपका बहुफसली कृषि कहलाता है। और शुद्ध फसल क्या कहलाता है? आपके नॉर्मली एक ही खेती, एक ही फसल की खेती या शुद्ध फसल खेती कहलाता है ना, या फिर शुद्ध रूप से एक ही फसल को बोना। ठीक, यहाँ पर आंसर वो आपका हो जाता है ऑप्शन ए, एकल फसली कृषि। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? 9, 10, 8 या 20? देखो, भारत को जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, भारत को 15, लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश है इसे कितने 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है आपका भावर एवं मैदानी जोन या फिर कहें मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य जोन या फिर कहें विंध्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, दीर्घ दीप्तिकाली पादपों की कितने दीप्तिकाल घंटे की आवश्यकता होती है? 10 घंटे से कम, 14 घंटे से अधिक, 18 घंटे से अधिक या 20 घंटे से अधिक? दीर्घ प्रदीप्तिकालिका का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट या फिर क्या दीर्घ प्रकाश अवधि वाले पौधे या दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे। ठीक है, तो इनके लिए नॉर्मली 12 घंटे से तो अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो आपके लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उन्हें कितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है? 12 घंटे से अधिक। और जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनके कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? 12 घंटे से कम। तो यहाँ पर देखो 10 घंटे से कम है तो ये तो होगा नहीं, 14 घंटे से अधिक ये हो सकता है, 18 घंटे, देखो इतना तो नहीं होता है डेढ़, 20 घंटे भी नहीं होता है। यहाँ पर 14 घंटे से अधिक जो है आंसर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 12 घंटे से अधिक जो कह रहा है तो 14 घंटे से अधिक यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 27, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया केवल होती है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया केवल होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है, आंसर बता दीजिए बढ़िया से। प्रश्न नंबर 27, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में दोनों में ही आपका क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, अगला प्रश्न, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? कैम पौधों में, C3 पौधों में, C4 पौधों में, इनमें से कोई नहीं। तो कैम पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। किन पौधों में आपके रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? कैम पौधों में। अगला प्रश्न, लिखा हुआ है प्रजाति गेहूं ट्राइटिटिकम एस्टिवम, इसको जो है टिटिकम एस्टिवम लिखा होना चाहिए, टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम के 42 गुणसूत्र है, ऐसे में उसमें कितने लिंकेज समूह होते हैं? मतलब यदि 42 गुणसूत्र हैं तो कितने लिंकेज समूह होते हैं? तो भैया उसमें होते हैं आपके 21। कितने लिंकेज समूह होते हैं आपके? 21। 2n बराबर कितना? 42 होगा, n बराबर 21 होगा। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी शब्द का नाम दिया गया था बैटसन द्वारा 1905 में, मेंडल द्वारा 1862 में, जॉनसन द्वारा 1905, डी ब्रीज द्वारा 1907। आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो ऑप्शन है बैटसन या फिर कहें बाटसन ने 1905 में अनुवांशिकी शब्द दिया। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग होता है। जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं उसमें कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? 80%, 85, 90 या फिर कहें 95। तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो 95% हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। या फिर गुणसूत्र में कुल कितने प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है? 95%। कितना होता है? 95%। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है बेगोनिया में, हाइड्रिला में, चमेली में या सभी में। पत्तियों द्वारा जो है प्रजनन किस में होता है? तो वो होता है बच्चों बेगोनिया में। किसके अंदर? बेगोनिया के अंदर जो है पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न, धान विश्व जीन बैंक स्थित है मैक्सिको में, भारत में, नाइजीरिया में, इनमें से कोई नहीं। धान जीन बैंक, विश्व धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखो इनमें से कोई नहीं सही आंसर है, क्योंकि धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है आपका धान जीन बैंक। कहाँ पर स्थित है बच्चों? फिलीपींस के अंदर। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है, निम्न में से कौन एलील का उदाहरण है? ए, बी और टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक्स और वाई, कौन जो है एलील का उदाहरण है? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो ऑप्शन सी, टी, सिंगल टी और आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगला क्वेश्चन, मसूर में कायक गुणसूत्रों की संख्या होती है? मसूर में कायक गुणसूत्रों की संख्या होती है 14, 16, 20 या 24। तो जो मसूर होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और एक चीज़ जरूर याद रखना बच्चों कि जो आपकी रबी दलहनी फसलें होती हैं इनमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो हमेशा 14 होती है, और आपकी जो खरीफ दलहनी फसलें होती हैं उनका जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम संख्या होती है वो कितनी होती है? आपकी 22 होती है खरीफ वाली में, है ना। तो यहाँ पर देखो चना का भी आपका कितना होता है? 14 होता है। चना का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 14 होता है। ठीक है। मटर का भी कितना होता है? आपका 14 होता है। मटर का भी कितना होता है? मटर का भी 14 होता है। और आपका जो है मसूर का भी 14 होता है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। भारतीय जहाज़ों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 2015 में, 2016 में, 2020 या 2023 में? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो 2020 के अंदर भारतीय जहाज़ों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है NO3 माइनस, SO4 माइनस, H2S या PH3? ऑप्शन बी है NH3 या N2, या फिर कहें आपका इनमें से कोई नहीं। जो आपकी अम्ल वर्षा होती है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? तो भैया उसके अंदर NO3 माइनस और SO4 माइनस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 38, 38वां प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, भारत में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ है? 2005-06 में, 2007-08 में, 2009-10 या फिर कहें 2003-04 में? कब जो है भारत में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन या विकास कार्यक्रम जो है कब से प्रारंभ हुआ है? बताइए आंसर। 38 क्वेश्चन है, आंसर करिएगा बढ़िया से। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, 2009-10 में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? 2009-10 में। अगला क्वेश्चन, मोल जल निकास किसे कहते हैं? नालियों के माध्यम से निकास, पाइप से जल निकास, टंकी में पानी इकट्ठा करना, इनमें से कोई नहीं। मोल जल निकास किसे कहते हैं भैया? तो भैया जो आपकी नालियों के माध्यम से निकास किया जाता है, जो नालियों के माध्यम से जल निकास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मोल निकास कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 है, मृदा की जलीय चालकता समानुपाती है किसका? रंध्र के अर्धव्यास के, किसका रंध्रता के, आपके पूर्ण रंध्रता के, या जल धारण क्षमता के? मृदा की जलीय चालकता अनुपात समानुपात होती है। किसके समानुपात होती है? तो भैया ए होती है आपकी केशिका रंध्रता के, केशिका रंध्रता या फिर कहें आपका कैपिलरी पोरोसिटी। अगला क्वेश्चन, कौन सी सिंचाई प्रणाली उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है? पृष्ठीय विधि, उप पृष्ठीय विधि, छिड़काव विधि या टपक विधि? तो नॉर्मली आपकी जो है उच्चतम सिंचाई क्षमता जो होती है आपकी वो किसकी? आपकी टपक विधि या फिर कहें ड्रिप इरिगेशन की होती है। किसकी भैया? ड्रिप इरिगेशन
या फिर कहें टपक सिंचाई की जो है अधिक क्या होती है, सिंचाई क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है आपका, मिट्टी की जांच मुख्यतः किन समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? फसल व फल वृक्षों के पोषक तत्वों की सिफारिश के लिए, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए, ए व बी दोनों के लिए, ना तो ए ना ही बी। देखो मेनली ये कहें मिट्टी की जांच का, देखो यहाँ पर फसल व फल वृक्षों के पोषक तत्वों की सिफारिश के लिए भी और आपके अम्लीय व क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य कृषि योग्य मृदा का पीएच होता है 6 से कम, 6.5 से 8, 8.5 से 10 या 10 से अधिक कम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 6.5 से 8 जो है उपयुक्त मृदा का पीएच होता है। किसके लिए? आपका सामान्य कृषि योग्य मृदा का पीएच कितना होता है? 6.5 से 8 होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है, मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक है? एल्गी की, बैक्टीरिया की, फंगस की या प्रोटोजोआ की? मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है बैक्टीरिया। सबसे अधिक जो होता है क्या होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। अगला क्वेश्चन, हरी खाद विस्थापित कर सकता है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। तो हरी खाद जो है आपका 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक स्थित कर सकती है। ठीक, कितना भैया? 60 किलोग्राम। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 है, अधिकतम कुल उर्वरकों की खपत किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या तमिलनाडु? किस राज्य में अधिकतर उर्वरकों की खपत होती है? तो वो होती है बच्चों आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर होती है अधिकतर उर्वरकों की खपत? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, मृदा यूरिया के अपघटन में से मिलता है यूरिक अम्ल, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, एमाइड्स। क्या मिलता है भैया? तो यहाँ पर हमें मिलता है अमोनियम कार्बोनेट। मृदा यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है? हमें अमोनियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अमोनियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी या उपरोक्त सभी की कमी। तो यदि मृदा में अधिक नाइट्रोजन हो जाता है, क्या होता है, सॉरी, मिट्टी में अधिक कैल्शियम हो जाता है तो आपके फास्फोरस की कमी हो जाती है। अधिक जो है कैल्शियम की उपलब्धता क्या पैदा करती है? आपकी फास्फोरस की कमी पैदा करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ 49, मृदा का गहरा रंग लक्षण है इसके अधिक उत्पादकता का, इसके कम उत्पादकता, इसके उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। मृदा का जो गहरा रंग होता है वो इसकी अधिक उत्पादकता को बताता है। क्या बताता है? अधिक उत्पादक। जितनी गहरी मृदा होगी या फिर कहें जितना गहरा रंग होगा उतना ही उसमें क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ होगा। इसलिए जो है जितनी गहरे रंग की मृदा होगी उसकी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। अगला प्रश्न, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है लगातार फसलों के उगाने से, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, आवश्यकता से अधिक सिंचाई से, उपयोग सभी से। तो देखो आपकी जो मृदा उर्वरता का ह्रास होता है वो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि सभी से, लगातार फसलों को उगाओगे तो भी आपकी उर्वरता ह्रास होगी, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग करोगे तो भी मृदा उर्वरता का ह्रास होगा, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करेंगे तो भी आपकी मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 दिया हुआ है, भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया था? भारत सरकार ने, विनोबा भावे ने, WH बीसर ने, स्पेंसर हैच द्वारा। किसके द्वारा जो है भारतीय गांव सर्विस योजना, इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1948 में WH बीसर द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1948 में WH बीसर द्वारा। अगला प्रश्न, परिणाम प्रदर्शन या फिर कहें
रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? देखो और विश्वास करो, करके सीखो, आत्मनिर्भर बनो, स्वयं की मदद करो। तो नॉर्मली आपका देखो और सीखो, परिणाम यानी रिजल्ट देखो उसका और फिर उस पर विश्वास करो। तो पहले रिजल्ट फिर उस पर विश्वास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। ठीक, तो जो आपका परिणाम प्रदर्शन है, ठीक है, किस पर जो है निर्भर है आपका, सॉरी यहाँ पर देखो और विश्वास करो पर नहीं, यहाँ पर करके सीखो। किस पे बच्चों? करके सीखो। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट के साथ करके सीखो, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, आपका ए सही नहीं होगा। ठीक है, तो परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका करके सीखो पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 53 दिया हुआ है आपका, प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है मनुष्य स्वयं, मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित साधन या उपरोक्त सभी। बताइए आंसर क्या होगा? तो देखो, एक तो देखो आधारभूत मनुष्य स्वयं भी है, मनुष्य का पर्यावरण भी है, आसपास के लोग कैसी रहन सहन है, मनुष्य निर्मित साधन भी है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन है एक प्रक्रिया, उत्पाद, प्रक्रिया एवं उत्पाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन क्या है? आपकी एक प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन क्या है? एक प्रक्रिया। अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना देश में लागू हुई थी अप्रैल 1988 में, अप्रैल 1989 में, अप्रैल 1990, अप्रैल 1991 में। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? आंसर कीजिएगा। तो जो आपकी जवाहर रोजगार योजना है अप्रैल 1989 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में, 1989 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा वाटर या फिर कहें जल ग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है और प्यास बहुत लग रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि संबंधी आर्थिक सुधारों में क्या शामिल नहीं है? एक, नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर प्रतिबंध हटाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि संबंधी आर्थिक सुधारों में क्या शामिल नहीं है? बताइए आंसर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ, ये जो है आर्थिक सुधारों में शामिल नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या चेन्नई में? तो आपका जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय है ये आपका नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य नहीं है? कृषकों के हितों की सुरक्षा, उचित मूल्य, कृषि कार्यों को प्रोत्साहन, कृषि एवं उद्योग में संतुलन। कौन सा जो है मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य नहीं है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 58 है। तो यहाँ पर जो है कृषि एवं उद्योग में संतुलन ये उद्देश्य नहीं है, उचित मूल्य देना, कृषकों के हितों की सुरक्षा और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन करना। अगला क्वेश्चन, कृषि विपणन कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4 प्रकार के? तो जो आपके कृषि विपणन कार्य हैं ये आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य कार्य और द्वितीय कार्य। कौन सा भैया? मुख्य कार्य और द्वितीय कार्य, 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य कार्य व द्वितीय कार्य। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। तो सर लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी तो नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंदर कृषि व्यवसाय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने हेतु समाधान ढूंढे जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। बताइए आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर।
तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर एक और दोनों ही आपके जो है एक कहें सही है। ठीक है, तो कृषि व्यवसाय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, कृषि अर्थशास्त्र के अंदर, और कृषि से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने हेतु समाधान ढूंढे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 दिया हुआ है, बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। बकरी की ऐसी नस्ल जो बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, न्यूबियन है, सानेन है, अंगोरा या अल्पाइन। कौन सी ब्रीड जो है बकरी की बकरियों में जो है जर्सी के नाम से जो है प्रसिद्ध है, तो भैया वो है आपकी एंग्लो न्यूबियन या न्यूबियन। कौन सी भैया, एंग्लो न्यूबियन नाम है। जो आपकी सानेन है से दूध की रानी, बकरियों में दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। दूध की रानी कौन है भैया, सानेन है। और एंग्लो न्यूबियन क्या है आपका, जो कि जर्सी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है, 10 वर्ष तक, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष तक। तो नॉर्मली जो भेड़ होती है यह आपकी 7 वर्ष तक जो है प्रजनन योग्य रहती है। भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है आपकी बच्चों, 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है 2 से 6%, 5 से 4%, 4 से 5% या फिर कहें 5 से 9%। तो बकरी के दूध में औसत जो वसा होती है बच्चों वो होती है ऑप्शन सी 4 से 5%। कितनी वसा होती है आपकी, 4 से 5%। अगला क्वेश्चन, मुर्गी की लेगहॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है मांस के लिए, भारी शरीर के लिए, अंडा उत्पादन के लिए, अंडा व मांस उत्पादन दोनों के लिए। किसके लिए जो है फेमस है आपकी, लेगहॉर्न किस्म की नस्ल किसकी, आपकी मुर्गियों की। तो ये नॉर्मली आपके अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। कौन सी, आप फिर कहें एग प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है आपकी मुर्गी की लेगहॉर्न नस्ल। अगला क्वेश्चन, रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है, फाउल हॉर्पर्स, पैरामैक्सो वायरस, एपीपॉक्स या पिकारना विरिडी एंटोरो वायरस। किसके द्वारा जो है आपका ये कहें कि रानीखेत रोग जो है किस विषाणु, पैरामैक्सो वायरस के द्वारा जो है फैलाया जाता है आपका, या फिर फैलता है कौन सा आपका, रानीखेत रोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66। अब यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर समाप्त हो जाती है और आपका जो है कंप्यूटर वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 15 प्रश्न हम कंप्यूटर के पढ़ने वाले हैं। देखो लिखा हुआ है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU निम्नलिखित का पार्ट है CPU, CU, मेमोरी का, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका ALU होती है ये नॉर्मली किसका पार्ट होता है, आपका CPU का पार्ट होता है। किसका भाग होता है आपका, CPU का। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 67 दिया हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। निम्नलिखित से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, बेननेगेज, ऑनसेप, पिक्सर या परम युवा 2। कौन सा जो है भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, 67 क्वेश्चन है। तो आपका जो परम युवा 2 है, परम युवा 2 जो है भारत ने विकसित किया है। किसने भैया, परम युवा 2 भारत ने विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68 दिया हुआ है 68। विच डिलीवरी मोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड यूजर्स विथ अ वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज। कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित मेल सेवा, ईमेल सेवा प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कंप्यूटिंग एज अ सर्विस, या फिर कहें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कौन सा जो है प्लेटफॉर्म जो है ईमेल सेवा प्रदान करता है उपयोगकर्ताओं के लिए। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कौन भैया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 है, इन NLP द कॉन्फ्रेंस रेसोल्यूशन इज डिफाइंड एज द। NLP में कॉन्फ्रेंस रेसोल्यूशन को परिभाषित किया जाता है टास्क एनाफोरा रेसोल्यूशन, कंप्यूटर तर्क को निर्धारित करने वाला का कार्य, मशीनी अनुवाद का कार्य, या फिर कहें एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संबोधित करने वाला या संदर्भित करने वाला सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। बात करें यहाँ पर बच्चों सही आंसर की,
तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी। एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य क्या कहलाता है? आपका एनएलपी में कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित करता है। एनएलपी में आपका कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन को क्या करता है? परिभाषित करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ डीडीए? डीडीए का सही फुल फॉर्म क्या है? बताइए आंसर। डिजिटल डिस्प्ले एनालाइजर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डिस्प्ले डिजिटल एनालाइजर या डिस्प्ले डिफरेंशियल एनालाइजर। तो आपका जो डीडीए होता है उसे हम डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है सिम्युलेटिंग, माइनिंग, रिसोर्सिंग या हैविंग। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो इसे हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहा जाता है। किसे भैया? सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइनिंग। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 है, फुल फॉर्म ऑफ एसवीजी इज? एसवीजी का पूरा रूप है सीरियल व्यूएबल ग्राफिक्स, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स, सिंपल विजुअल ग्राफिक्स या स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। बताइए आंसर क्या होता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक जो है एसवीजी का क्या होता है? एसवीजी का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है, 73वां प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी? डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्किंग सिस्टम में, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है? डिस्प्ले हाउस कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल पॉइंट, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या डाटा होस्ट कंट्रोल पैनल। बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है, इन MS वर्ड 2016 in which type of mode used for editing English language text typing new character will replace any existing character to the right side of the insertion point? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ण या कैरेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? राइट टाइप मोड, इंसर्ट मोड, ओवर इंसर्ट मोड या ओवर टाइप मोड क्या कहा जाता है? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो ऑप्शन डी ओवर टाइप मोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवर टाइप मोड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 75 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वन मस्ट प्रेस द शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की दबानी होगी? Ctrl+Y, Ctrl+M, Ctrl+J या Ctrl+Q? कौन सी जो है शॉर्टकट की दबानी होगी? तो यहाँ पर जो है Ctrl+Q दबानी होगी। क्या भैया? Ctrl+Q। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, द डिफ़ॉल्ट जूम लेवल इन वर्ड इज सेट वेट? वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट कर रहता है? 0, 125, 100% या 1%? कितने परसेंट पर जो है डिफ़ॉल्ट जो है आपका जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? बताइए आंसर। तो नॉर्मली आपका जो जूम स्तर होता है वो 100% पर सेट रहता है हमेशा। अगर जब वर्ड फाइल खोलोगे तो आपको जो पेज जो होगा 100% जूम ही दिखेगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्चिव फॉर्मेट? इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? टार, जिप, .xlsx या RAR, रेयर? बताइए आंसर क्या होगा? 77। तो बात करें भैया .xlsx जो है संग्रह प्रारूप नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिनी डिजिटल कैमरा जनरली यूज इन वीडियो चैट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा या फिर कहें MICR। बताइए आंसर क्या होगा। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर 78 का वेब कैमरा सबसे छोटा या फिर कहें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79 दिया हुआ है, इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी TCP IP एक्सपेरिमेंट, TCP IP प्रयोग में अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क बेल प्रयोग के शोध वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा उपरोक्त सभी के योगदान से। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, यहाँ पर सही आंसर होता है अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो है आपका इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 80 दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80। ठीक, लिखा हुआ है AN इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम या स्क्रीन या फिर कहें आपका कमांड। बताइए सही आंसर होगा क्या होगा। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया आपका, और एंड्रॉयड हो गया आपका, लिनक्स हो गया, ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाते हैं। आगे जो है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से संबंधित है। यूपी जीके का पहला क्वेश्चन और सेट पेपर का 81वां प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 1000, 980, 1020 या 915। कितने शहरी निकाय हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 915 क्या है आपके शहरी निकाय हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कितने निकाय शहरी निकाय हैं बच्चों? 915। और आपके 825 विकास खंड है। 825 क्या है आपके विकास खंड हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कितने? 825 विकास खंड है, 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं और 4 संभाग हैं उत्तर प्रदेश में। देखो 4 तो संभाग हैं, 75 जिले हैं, ठीक है, और आपके जो है 18 जो है मंडल हैं, ठीक है, और आपका जो है 825 क्या है आपके जो है विकास खंड है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं या श्रीवस्ती। सबसे कम जो है एक है साक्षरता कहाँ पर आंकी गई? तो भैया वो आंकी गई थी आपकी श्रावस्ती में। कहाँ पर बच्चों? श्रावस्ती। ऑप्शन डी यहाँ पर श्रावस्ती आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से आपका जो मुरादाबाद है यहाँ पर मिलियन में जनसंख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, कल्प योजना संबंधित प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? कल्प योजना किससे संबंधित है? तो भैया ये संबंधित आपकी प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6, 7, 4 या 5? तो आपका जो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस है इसमें कितने? 6 अनुभाग है। कितने अनुभाग हैं आपके? 6 अनुभाग हैं। कौन कौन से हैं अनुभाग? मुरादाबाद, आपका लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी। कितने? मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी। 6 अनुभाग जो है रेलवे पुलिस के हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 86 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित बहराइच में, रांची, झांसी या पटना में? तो ये आपका झांसी के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, बैगा, परहिया या थारू? कौन सी जनजाति जो है आपके दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो भैया थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। कौन सी जनजाति बच्चों? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन,
उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय या फिर कहें नवल किशोर। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भैया यहाँ पर कौन प्रसिद्ध है? आपके रघुपति सहाय। कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ में, वाराणसी, प्रयागराज या मिर्ज़ापुर में? तो आपका बात करें सही आंसर की, तो उत्तर मध्य क्षेत्र जो सांस्कृतिक क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन सी, प्रयागराज के अंदर। अगला क्वेश्चन, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखने से पहले इसका आंसर हम बताए दे रहे हैं, बदायूं के अंदर है। कहाँ पर है आपका? बदायूं के जिले में है। किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में। चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पर देखो आंसर तो पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर जो है बदायूं सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी बदायूं सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला ने, आसफ उद्दौला ने, राजा चेत सिंह ने, राजा महीप नारायण सिंह ने। किसने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह ने। किसने नेतृत्व किया था भैया? राजा चेत सिंह ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 92, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 302.2 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे है इसकी जो है लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है बच्चों वो है आपकी 302.2 किलोमीटर। कितनी? 302.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद या फिर कहें खुर्जा। किसे जो है सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो यहाँ पर जो खुर्जा है, खुर्जा कहाँ पर स्थित है? आपका बुलंदशहर के अंदर। कहाँ पर है? बुलंदशहर के अंदर स्थित है। ठीक है, बुलंदशहर। ठीक, बुलंदशहर खुर्जा को हम जो है सिरेमिक सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। किस जिले को उत्तर प्रदेश के पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भैया मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे भैया? मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 95 दिया हुआ है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या मध्य क्षेत्र? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो आपका पश्चिमी क्षेत्र जो है, जो आपका नोएडा वाला क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ वाला क्षेत्र, ये अधिक विकसित हुआ है। किसकी दृष्टि से? आपका औद्योगिक विकास की दृष्टि। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? इटावा, कन्नौज, आगरा या फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में आपकी चूड़ियाँ बनती हैं, इसलिए फिरोजाबाद को क्या कहते हैं? सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे बच्चों? फिरोजाबाद को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जिला उद्योग, मुरादाबाद जो है आपका पीतल का काम करता है, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। तो यहाँ पर जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो प्रतापगढ़ है ये आंवला के लिए प्रसिद्ध है। कौन किसके लिए? आपका आंवला। बाकी सब सही है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? गेहूं, चावल, कपास या फिर कहें तिलहन। तो कपास जो है व्यापक रूप से नहीं उगाया जाता है। कपास नॉर्मली महाराष्ट्र में अधिक उगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कपास सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, जौ, गेहूं, मक्का, जौ, अलसी, गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का, ये सभी। तो देखो यहाँ पर रबी फसलें पूछा है ना, तो यहाँ पर देखो मक्का है, मक्का खरीफ की है, कपास है, कपास आपकी जो है खरीफ की है, मक्का खरीफ की है। तो यहाँ पर जो है गेहूँ, चना, मटर, जौ सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है जूट, गन्ना, तिलहन या कपास। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गन्ना। गन्ना आपकी जो है वाणिज्यिक उपज है किसकी? आपकी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है आगे आपको एक थोड़ी सी जानकारी देनी है प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है,
यहाँ पर जो है बढ़िया से आप लोग सेट को कर लिया होगा। 100 क्वेश्चन आपने जितने भी आंसर आपके सही बने आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमारे इतने सही बने, इतने गलत बने, इतने नंबर हमारे बन रहे हैं। तो यदि आप पीडीएफ बंडल कोर्स खरीदना चाहते हैं जिसमें आपकी पीडीएफ रहेंगे जो कि डाउनलोडेबल होगी, ठीक है, उसमें आपके 65 क्वेश्चन कृषि के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन आपके यूपीजी के। प्राइस कितना है? 249 है। ये आपके जो 50 प्रैक्टिस सेट है ये टारगेट बेस्ड है, टॉपिक वाइज है, ठीक है। इसमें डे 1 डे 2 करके आपके जो है टारगेट दिए जाएंगे, ठीक। मिलते हैं इसी के साथ अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।